नमस्कार साथियों, मेरा नाम है निखिल यादव और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस बाय निखिल। जहाँ मैं आप लोगों को क्लास 10th की साइंस पढ़ा रहा, जिसके अंतर्गत मैंने आपके रसायन विज्ञान के 4 चैप्टर को पहले ही खत्म कर चुका है। इसके अलावा मैंने कल आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट की, जिसमें मैंने बायो के पहले चैप्टर को खत्म कर दिया और ये आपका बायो का दूसरा चैप्टर है। टोटल आपके बायोलॉजी में 4 चैप्टर है, तो ये मैंने दूसरे चैप्टर की शुरुआत की है। ये आपका बायो के सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिलेगा। जैसा कि आपको इस चैप्टर में दिख रहा होगा कि ये इस चैप्टर का आपका नाम है प्रजनन, मतलब कि रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम ये जानेंगे कि प्रजनन होता क्या है, प्रजनन कितने प्रकार से होते हैं, पौधों में प्रजनन कैसे होता है, ह्यूमंस के अंदर प्रजनन कैसे होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। तो एक बार इसका एक चार्ट है जिसको आप लोग देख लीजिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर से हम लोग जो भी मार्क्स आएंगे उनको इजीली गेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर को आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इस पूरी स्लाइड पे कि आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पहला है आपका कि प्रजनन। हम यहाँ पे जानेंगे कि रिप्रोडक्शन होती क्या है या फिर प्रजनन किसे कहते हैं। अगला है कि प्रजनन आपका 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में कहते हैं लैंगिक जनन, और दूसरा आपका होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं अलैंगिक जनन। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लैंगिक जनन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, जिसके अंतर्गत आपका पहला है ह्यूमन रिप्रोडक्शन और दूसरा आपका प्लांट रिप्रोडक्शन, मतलब कि मानव जनन, और आपका दूसरा पादप जनन। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, जिसमें आपका द्विखंडी विभाजन, बहुखंडी विभाजन, इसके अलावा खंडन, फिर कली के द्वारा हम लोग किस प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है इसको देखेंगे। इसके बाद हम ये जानेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है और आपका वनस्पति जनन क्या होता है, जो कि आपको बागवानी फसलों के अंदर देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और जैसे ये चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 6 जो भी है आपका बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर, वो आपका ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 में हम लोग इस पूरे जो भी टॉपिक है सबको पूरा कवर कर लेंगे। तो आइए एक एक बार पहले इसको हम लोग एक बार ऊपर से सारे टॉपिक्स को देखते हैं कि होता क्या है। जैसा कि पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा गया है प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। अब प्रजनन होता क्या है, पहली बात, इस अर्थ पे जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि चाहे वो पौधे हो चाहे वो प्लांट हो, कुछ भी हो, वो क्या करते हैं, वो प्रजनन करते हैं। प्रजनन होता क्या है, प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतान को जन्म दे। इस पूरी प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो पहली चीज कि इस चैप्टर का नाम है प्रजनन। वो होता क्या है, इस पूरे अर्थ पे जितनी भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जीव हैं, चाहे वो पेड़ हो चाहे वो आपका ह्यूमंस हो, मतलब कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करती हैं, अपने ही जैसे संतान को जन्म देती है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। अगला है कि ये 2 पार्ट में आपका डिवाइड है, कौन कौन सा। पहला आपका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो लैंगिक जनन क्या होता है, इस चीज के बारे में आपको बताता हूं कि जैसे आप जानते होंगे कि प्रजनन के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल जो है एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, जिनके हेल्प से क्या होता है, एक नई संतान का जन्म होता है। तो लैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है जिसमें 2 अलग अलग मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, एक नए संतान का जन्म होता है। ये कितने टाइप में डिवाइड है, पहला मानव जनन और दूसरा पादप में जनन। तो मानव जन्म में आपको पता होगा इसमें मेल और फीमेल क्या करती हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, एक नई संतान का जन्म होता है। सेम इसी तरीके से पौधों में क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, एक नए पौधे या फिर कह सकते हैं एक नए फल का निर्माण होता है। इसी को हम लोग पादप जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या हुआ, जिसमें एक मेल होता है और दूसरा
फीमेल होता है, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें केवल सिंगल पेरेंट होता है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स में दो थे, मदर और फादर दोनों, लेकिन यहाँ पे अलैंगिक जनन मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या होता है, इसमें केवल सिंगल पेरेंट होता है, जिसकी हेल्प से हमें क्या होता है, यहाँ पे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है। इसी को हम लोग कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसमें क्या क्या आता है, पहला आपका द्विखंडी विभाजन, दूसरा आपका बहुखंडी, तीसरा खंडन, चौथा कली बनाना। तो ये जो है इन सबको मैं अभी आपको एक एक करके समझाऊंगा। इससे पहले मैं उम्मीद करता हूं आपको प्रजनन क्या होता है। प्रजनन एक ऐसी प्रोसेस है, लाइफ प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपने जैसे संतान को जन्म देने की जो क्षमता रखता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल और फीमेल क्या करें, एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करें और रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करें। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट होता है जो कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंप्लीट कराता है। तो ये हुआ आपका अलैंगिक जनन। इसके बाद मैंने बताया कि लैंगिक जनन कौन करते हैं, वो होता है ह्यूमन, मतलब कि इसमें मेल और फीमेल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं, जिससे क्या होता है, एक नई संतान का जन्म होता है। तो इसे हम कहते हैं मानव जनन या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अगला है कि पौधों में ये कैसे होता है। तो पौधों में क्या होता है, मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करेंगे और आपका जनन का प्रोसेस होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पादप जनन। इसके अंदर हमें क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा, उसको हम लोग बोलते हैं स्वपरागण, स्वपरागण और दूसरा परपरागण। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी लेंगे कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे कि इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट होता है। तो इस चीज के बारे में अब हम क्या करते हैं, एक एक चीज के बारे में यहाँ पे जानकारी लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा और यहाँ पे प्लांट के अंदर किस प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है उस चीज के बारे में जानकारी दूंगा। और जो अगला वीडियो होगा उसमें मैं आपको मानव जनन, इसका मतलब ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने अभी बताया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट क्या करते हैं, एक नई संतान को जन्म देते हैं। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई दिख रही होगी कि एक ऐसा, सबसे पहले प्रजनन होता क्या है ये देख लीजिए एक बार। जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने जैसे संतान को जन्म देते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो ऊपर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा कि प्रजनन क्या होता है। यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया। जैविक प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, जिसमें जीव क्या करे, अपने जैसे संतान को जन्म दे। तो उसी को यहाँ पे लिखा है प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान प्रकार के जीवों को जन्म देता है या फिर अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया प्रजनन क्या है। प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है या फिर प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कोई भी लिविंग थिंग, मतलब कि कोई भी सजीव क्या करता है, अपने जैसे संतान को जन्म देता है। ये पूरी प्रक्रिया आपका प्रजनन कहलाती है। तो यहाँ पे आपको प्रजनन समझ में आ गया होगा। तो प्रजनन यहाँ पे लिखा है कि प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने समान प्रकार के नए जीवों को क्या करता है, उत्पन्न करता है या फिर जन्म देता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि प्रजनन किसे कहते हैं। सेम इसी ये एक और आपको डेफिनेशन लिखी गई है कि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव अपनी जाति के नए सदस्य को क्या करे, उत्पन्न करे या फिर नए संतान को जन्म दे। तो मैंने जो समझाया वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख रही होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मनुष्य क्या करता है, मतलब ह्यूमन से क्या होता है, ह्यूमन का जन्म होगा। इसके बाद गाय जो होती है जैसे वो भी क्या करेगी, मतलब कोई भी जानवर है तो वो अपने जैसे जानवर को जन्म देगा। अगला क्या है, पौधों से पौधे बनते हैं, तो ये आपका प्रजनन कहलाया। अब हम ये जानते हैं कि प्रजनन हमें जरूरी क्यों है। तो जैसा कि आपको पता है कि जितने भी जीव हैं उन अगर वो जन्म ले रहे हैं तो उनका मरना निश्चित है।
तो क्या होगा, अगर जितने भी जीव हैं अगर वो मर जाते हैं और वो प्रजनन नहीं करते हैं तो इससे क्या होगा, इस अर्थ पे जो जीवों की संख्या होगी या फिर जो जीव होंगे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, प्रजनन हमारे लिए आवश्यक होता है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, आइए इस चीज को देख लेते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन के तौर पे लिखा है कि प्रजनन क्यों जरूरी है, तो पहला क्या है, जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। निरंतरता का मतलब कंटिन्यूअसली एक के बाद एक, मतलब जो ह्यूमन होगा या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, अगर वो अपने जैसे संतान को जन्म नहीं देते हैं तो क्या होगा, उनका जो अस्तित्व है या फिर उनकी जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है आपकी कि जीवन की निरंतरता बनाए रखने के लिए। दूसरा, जाति के विलुप्त होने के लिए। जाति मतलब जैसे जानवर है, जानवरों में मान लीजिए गाय है, तो वो क्या होगा, अगर वो प्रजनन नहीं करेंगे तो उनकी जैसी आने वाले पीढ़ियों में जो गाय होंगी वो पूरी तरीके से विलुप्त हो चुकी होंगी। ह्यूमन है, अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है तो क्या होगा, आने वाले टाइम में जितने भी ह्यूमन है जब वो खत्म हो जाएंगे तो दोबारा से हमें ह्यूमन की जाति इस पूरे अर्थ पे देखने को नहीं मिलेगी। आगे जो है, आगे क्या बोला, नए गुणों के लिए, पर्यावरण के लिए अनुकूल। तो ये आपको तीसरा इसमें पॉइंट है कि नए गुणों के लिए, पर्यावरण के लिए, अनुकूल के लिए, अनुकूलन के लिए होगा। तो क्या होता है, जैसे जिस प्रकार से ये अर्थ धीरे धीरे चेंज होती जा रही है, अर्थ पे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है जैसे जैसे जा रहा है, वैसे क्या रहा, ह्यूमन अपने आप को बदलते जा रहा, या ह्यूमन अपने अंदर जो प्रोसेस होती है उसको धीरे धीरे चेंज करते जा रहा। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। आगे क्या बोला कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि प्रकृति में संतुलन कैसे बना है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई शाकाहारी है, तो मांसाहारी अपने आप को किस तरीके से पोषित रखेगा, किस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करेगा, वो शाकाहारी के माध्यम से करेगा। शाकाहारी अपना भोजन किस प्रकार से करेंगे, तो वो क्या करते हैं, पौधों से लेते हैं। तो इस प्रकार आपको दिख रहा होगा कि इनके बीच एक चेन जुड़ी हुई है, कह सकते हैं कि एक प्रकार से ये एक चैन से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा क्या गया है कि प्रकृति में संतुलन बनाए रखने के लिए, मतलब एक दूसरे पे सब लोग क्या है, आश्रित है। तो यहाँ पे आपको तीसरा चौथा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पहला, प्रजनन किसे कहते हैं, अगर कोई सजीव है वो अपनी जैसे जीवों को क्या करे, जन्म दे, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करे, तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग प्रजनन कहते हैं। अगला, प्रजनन क्यों जरूरी है वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ ये पहली स्लाइड आपको समझ में आ गई होंगी। अगला क्या मैंने बताया, मैंने ये बताया कि हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो लैंगिक जनन वाला टॉपिक है, ये आपको दिख रहा होगा। मैंने बोला कि इस लैंगिक जनन वाले टॉपिक में रिप्रोडक्शन के अंदर हम लोग पहले अलैंगिक को पढ़ेंगे, इसके बाद हम लैंगिक के बारे में जानेंगे और यहाँ पे पादप जनन के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। और ये जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है इसको हम लोग कल जानेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अलैंगिक जनन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलैंगिक जनन होता क्या है, अलैंगिक जनन एक ऐसा जनन होता है या फिर एक ऐसा प्रजनन होता है जिसके अंदर केवल एक सिंगल पेरेंट होता है। मतलब या तो वो क्या होगा, एक ही पेरेंट होगा, वही क्या करेगा, एक नए संतान को जन्म देगा। अक्सर ये किस में होता है, ये एक कोशिकीय जीवों में होता है। तो वही चीजें यहाँ पे आपको लिखी हुई मिल रही होंगी। जैसा कि क्या दिख रहा है आपको, जब सिर्फ एक माता पिता क्या करें, नए जीव को निर्माण करें। यहाँ पे क्या लिखा है, एक माता पिता हो और उनसे क्या हो, एक नए जीव बनते हैं। और लैंगिक कोशिकाओं, जिसको लिखा है सेक्स सेल गैमेट्स का निर्माण हो या फिर संयोजन नहीं होता है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे सेक्स सेल गैमेट्स क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें थोड़ी सी बताने की कोशिश कर। जैसे आपको यहाँ पे क्या होगा, जैसे मेल अगर होता है तो मेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव सेल होता है, मतलब एक जनन के लिए एक क्या होगी, कोशिका होगी, उसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स कहते हैं। सेम इसी तरीके से फीमेल के अंदर इसमें क्या होगा, मेल के अंदर एक सेल पाई जाएगी जो उसको हेल्प करेगी रिप्रोडक्शन के लिए, जनन के लिए। जो आपको ये अगर मेल है तो उसके अंदर एक ऐसी भी सेल पाई जाएगी जो क्या करेगा, उसको रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करेगी। इसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल। और जिसको इसी सेल को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम कहेंगे मेल गैमेट। इसका मतलब मेल गैमेट्स होता क्या है,
याद रखिएगा कि मेल के अंदर एक ऐसी भी सेल पाई जाती है जो क्या होता है, उसको रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प करती है, उसी को हम लोग, उस सेल को हम कहते हैं मेल गैमेट्स। अगर वो फीमेल के अंदर एक रिप्रोडक्टिव जो सेल पाई जाती है उसको हम लोग कहेंगे फीमेल गैमेट्स। तो वही चीजें इजी सी लिखी गई हैं। इसी को यहाँ पे क्या लिखा था, लैंगिक कोशिकाओं, जिसको इंग्लिश में क्या सेक्स सेल गैमेट्स कहते हैं, का निर्माण या संयोजन नहीं करता है, इसे अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। अब ये लैंगिक कोशिकाएं कब बनेंगी, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट होता है, तो मेल का रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल एक दूसरे के साथ मिलेगा ही नहीं। तो वही चीज है यहाँ पे क्या बोल रही कि संयोजन नहीं होता। तो सिंपल सी चीज, अलैंगिक प्रजनन एक ऐसा प्रजनन होता है जिसमें केवल एक सिंगल पेरेंट क्या करता है, एक नए जीव को जन्म देता है। और इसमें क्या होता है, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं, तो वही पॉइंट आपको लिखा गया है कि इनका संयोजन नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको अलैंगिक जनन की डेफिनेशन मिल गई होगी। आगे क्या बोला, इसकी कुछ विशेषताएं जो हमने पढ़ा वही इसकी विशेषता के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है। क्या लिखा है कि इसमें केवल एक जीव भाग लेता है, मैंने अभी आपको बताया कि सिंगल पेरेंट होता है। आगे क्या बोला, निषेचन। क्या बोला, निषेचन मतलब, मैं आपको समझा देता हूं निषेचन होता क्या है। जैसे आपको यहाँ पे याद रखना है निषेचन, अभी आगे आएगा तो फिर मैं उसको अभी एक बार फिर से क्लियर करूंगा। निषेचन जिसको इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या होता है, इसमें आपको दो, मैंने आपको मेल गैमेट्स बताया कि मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा उसको हम लोग मेल गैमेट्स कहेंगे, और मेल गैमेट्स, और फीमेल के अंदर क्या होगा, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो ये जब आपस में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलते हैं तो उससे क्या होता है, इनके बीच की जो प्रोसेस होती है, इनके बीच की जो क्रिया होती है उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मेल गैमेट्स मतलब पुरुष के द्वारा निकला गया जो उसका रिप्रोडक्टिव सेल है, और फीमेल के द्वारा जो निकला गया रिप्रोडक्टिव सेल है, तो उससे क्या होता है, एक क्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन या फिर कहते हैं निषेचन। तो जब अलैंगिक जनन में दो अलग अलग मेल फीमेल है ही नहीं, तो इसमें निषेचन की प्रोसेस होगी कहां से, तो वही चीजें लिखी गई है यहाँ पे। निषेचन क्या होता है, नहीं होता है। और अगर आप यहाँ पे जब लैंगिक पढ़ने लगोगे तो यही चीजें, सारी चीजें क्या होगा, केवल एक जीव की जगह हो जाएगा दो जीव होते हैं। निषेचन में क्या होता है, निषेचन नहीं होते की जगह निषेचन होता है, यही सारी चीजें हो जाएंगी। इसमें क्या बोला, जो न्यू ऑर्गेनिज्म होता है, जो नया बेबी होता है, वो क्या होता है, अपने माता पिता के बिल्कुल समान होता है। माता पिता में से कोई एक रहेगा तो उसके क्या होगा, बिल्कुल उसी तरीके से। तो आपको भी पता है कि अगर गाय का बच्चा जन्म लेता है तो वो गाय की तरह ही दिखेगा। आगे क्या बोला, ये जो प्रक्रिया होती है ये काफी तेज होती है और सरल होती है। इसमें क्या होता है, सेल क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में टूट जाते हैं, कोशिकाएं अलग अलग पार्ट में टूट जाती हैं, जिसके कारण जो ये प्रक्रिया होती है प्रजनन की अलैंगिक जनन में, वो काफी तेजी के साथ होती है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। पांचवा कि ये क्या होता है, मैंने पहले ही बताया कि एक कोशिकीय जीवों में होते हैं और कुछ पौधों में होते हैं। वो पौधे कैसे होते हैं, जो बागवानी फसलें होती हैं जिनके अंदर आपको आलू मिल जाएगा, प्याज मिल जाएगा, इसके अलावा अदरक मिल जाएगी, ये जो चीजें होती हैं इनके अंदर होती है। यही आप जब बात करोगे बड़े पौधों के अंदर, तो उसमें अलैंगिक जनन ना हो करके लैंगिक जनन होता है। तो यहाँ पे मैंने आपको अलैंगिक जनन समझाया कि अलैंगिक जनन होता क्या है। तो क्या लिखा है आपका कि जब सिर्फ एक माता पिता से नए जीव बनते हैं और लैंगिक कोशिकाएं कौन सी, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का निर्माण नहीं होता है, या फिर एक दूसरे के साथ वो नहीं मिलते हैं, तो इस प्रजनन को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। इसमें एक जीव भाग लेगा, इसमें निषेचन नहीं होगा, जो बेबी होगा उसका मतलब इसमें जो नया बच्चा जन्म लेगा वो अपने पेरेंट्स की तरह ही होता है, मतलब सिंगल पेरेंट जो भी है उसकी तरीके से होगा। और आगे ये प्रक्रिया तेज होती है, और ये ज्यादातर एक कोशिकीय जीवों में, मतलब सिंगल सेल के अंदर, या फिर कह सकते हैं यूनिसेलुलर जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनके अंदर ये प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे ये पढ़ा, यहाँ पे क्या, प्रजनन। अब यहाँ पे
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके सारे टॉपिक को उठाएंगे, पढ़ लेंगे और ये आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक पे आपका जाएंगे। तो सबसे इस चैप्टर में मेन क्या है, आपको थोड़े इंग्लिश वर्ड्स को जानना पड़ेगा और हिंदी को तो जानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपको किस तरीके से पढ़ना है सीक्वेंस वाइज, अगर आपको उस तरीके से तैयार करते हैं तो ये चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम यहाँ पे इन सारे पॉइंट्स को एक एक करके पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे कि आपको यहाँ पे आगे दिखेगा, ये तो आपको मैंने गैमेट समझा दिया, एक बार फिर से इसको बता देता हूं। निषेचन क्या होता है, जब ह्यूमन में मेल का जो रिप्रोडक्टिव सेल होगा, मतलब जो प्रजनन कोशिका होगी वो फीमेल के प्रजनन कोशिका से मिले तो उनके बीच की जो क्रिया होगी उसी को हम लोग निषेचन कहते हैं, उसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये अभी हमें आगे पढ़ना है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार दिए गए हैं, जो कि मैंने आपको ये पीछे वाली स्लाइड में बता दिया। यहाँ पे आपको ये चीजें दिख रही होंगी, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, द्विखंडी, यही क्या है, इसके प्रकार है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा होगा, क्या क्या है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला द्विखंडी विभाजन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है, आपके अमीबा है और पैरामीशियम है। मैं इसको यहीं पे समझाते चल रहा, जिससे क्या होगा, बस आगे आपको इसको पढ़ना होगा और आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। बाइनरी का मतलब क्या होता है, दो, इसका मतलब आगे आपको दिख रहा होगा द्विखंडी विभाजन होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे इसमें क्या होगा, मैंने बताया कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है वो सिंगल या फिर कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा। मान लीजिए कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक जीव है जो कि एक कोशिकीय है, उसके अंदर वो एक कोशिका से मिलकर बना है और उसका जो आपको पता है कि इसके बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, या फिर कह सकते हैं नाभिक होता है, या फिर कह सकते हैं केंद्रक होता है। तो ये आपका क्या होगा, नाभिक। यूनिसेलुलर के अंदर एक कोशिका से वो मिलके बना होता है तो उसका एक नाभिक होगा। तो जब क्या होता है, इसके अंदर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, मतलब जब इसके अंदर प्रजनन होता है तो इसके साथ क्या होगा, ये अलैंगिक जनन है तो सिंगल करेगा। तो यही चीजें क्या होंगी, इसका जो न्यूक्लियस है वो दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। किस तरीके से, कुछ ऐसे, और यहाँ पे ये कुछ एक अलग बन जाएगा, ये कुछ आपका अलग। अब इसके अंदर क्या होगा, ये नाभिक क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी अब क्या करेगा, ये ऐसे कुछ इस तरीके से विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा और अलग से एक नई संतान को जन्म दे दिया। इसी को हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं, इसी को हम लोग द्विखंडी विभाजन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा कि बाइनरी फिजन क्या होता है। अमीबा में कुछ इसी तरीके से होता है और पैरामीशियम के अंदर भी इसी तरीके से होता है। आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा, आपने पैरामीशियम के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे क्या बोल रहा, अगला जो है वो है आपका बहुखंडी विभाजन। ये क्या होता है, ये आपको प्लाज्मोडियम के अंदर, आपने प्लाज्मोडियम के बारे में पढ़ा होगा। तो मैं इसको समझाता हूं कि दूसरा आपका बहुखंडी विभाजन को नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर क्या होती है, एक कोशिकीय जो जीव होगा उसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा और वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो उसके अंदर जो विभाजन हुआ उसको हम लोग बहुखंडी विभाजन कहेंगे। और ये किसके अंतर्गत है, ये आपका अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत है। तीसरा है खंडन। अब मैं खंडन को आपको थोड़ा सा समझाता हूं और यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, स्पाइरोगाइरा। ये होता क्या है, मैं इस चीज को आपको समझाने की कोशिश कर देता हूं। क्या होता है स्पाइरोगाइरा, मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, खंडन। ये आपका हो गया, मैं यहाँ पे आपको बता रहा फ्रेगमेंटेशन मतलब कि खंडन। तो देखिए खंडन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन कौन सा होता है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। फ्रेगमेंटेशन होता क्या है, जैसा कि आपने देखा होगा स्पाइरोगाइरा पहले होता क्या है, उसमें लिखा था स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा का मतलब होता है, आपने एल्गी के बारे में पढ़ा होगा कि जो क्या होती है, पानी में हमें पाई जाती है, जिसको आप शैवाल बोलते हो। तो आपने देखा होगा कि जो तालाब होते हैं उसके अंदर आप कह सकते हो जिसे हम उसको क्या कहते हैं, जो काई जैसा कुछ ऐसा बैठा होता है, जिसको हम लोग, वो क्या होता है, एक प्रकार का स्पाइरोगाइरा होता है जो कि एल्गी का ही पार्ट होता है। और वो कहाँ पाया जाएगा, हमारे जो तालाब होंगे, जो पानी वाला से जहां पार्ट होगा वहां पे, तो वहां पे वो पाए जाते हैं। कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, वो किसी कारणवश जब अगर टूट जाते हैं, मतलब जैसे
यहाँ पे मान लीजिए ये आपका टोटल पूरा तालाब ये था और इसी के अंदर यहाँ पे हमें वो स्पाइरोगाइरा मिल रही थी। कुछ टाइम बाद या ये क्या होता है, किसी कारणवश से अगर टूट जाती है कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा, कुछ इस तरीके से अगर वो डिवाइड हो जाती है तो क्या होता है, अलग अलग हो जाते हैं। तो आगे ये क्या होंगे, दो अलग पार्ट में अपना डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या होगा, इससे अलग जीव उत्पन्न होंगे और इनके अंदर, इसी को हम कहते हैं, ये एक प्रजनन की क्रिया हो रही। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि ये स्पाइरोगाइरा क्या, ये एल्गी का ही पार्ट है जो क्या होता है तालाबों में पाए जाते हैं और इनके अंदर कुछ टाइम बाद क्या होता है, विखंडन हो जाता है, ये टूट जाते हैं। तो इसी से क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होगा। इसी को हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, खंडन। आगे है कडिंग, बडिंग है, उसको हम देखते हैं। कली बनना इसको क्या कहते हैं। होता क्या है, मैं फिर इस चीज को आपको समझा दे रहा कि कली बनना जो है इसको हम, ये क्या होता है। जैसे कि आपको मैं एक और यहाँ पे पेज ऐड करके समझा रहा। देखिए इसमें क्या होगा, इसके अंदर हमारा ईस्ट होता है, जो हाइड्रा होता है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। होते क्या, इनके ये होते हैं सिंगल सेल से बने हुए। कैसे, आपका ये होगा सिंगल सेल से बना होगा और इसके अंदर क्या होगा, एक छोटे छोटे उभार आने शुरू हो जाते हैं। उभार का मतलब, इसका जैसे ये चारों तरफ का पार्ट दिख रहा, यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ उभार आने लगेंगे, इधर भी आ सकते हैं, मतलब किधर भी आ सकते हैं। तो क्या होगा, ये फिर जो एक कोशिका है ये अलग अलग पार्ट में हमारा डिवाइड होने लगता है। तो होता क्या है, इसी ये जो यहाँ पे पार्ट निकल रहा, इसको हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बड। तो इसी बड से क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होने लगता है, अलग अलग जीवों का निर्माण होने लगता है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं बडिंग कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी चीज को हम लोग कहते हैं कली का बनना। मतलब कली के द्वारा क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। ये बड का मतलब क्या है, कली। क्या होता है इसका मतलब, कली। तो कली के द्वारा मान लीजिए कोई एक कोशिकीय जीव है, उसके अंदर उसकी बॉडी पे क्या है, उभार आने लगी, जिसको हम लोग कली कहते हैं। तो इससे क्या होगा, एक नए जीव का निर्माण होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे कली का बनना। और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे कली का बनना, या फिर इंग्लिश में कह सकते हैं बडिंग। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ये बाद में चेंज कैसे हो जाता है, देखिए उस चीज को। जैसे ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा, कैसे बता रहा। यहाँ पे आपका ये इसके अंदर का न्यूक्लियस क्या होगा, ये पहले यहाँ पे उभार आएगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर ये कुछ इस तरीके से अपना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, इसके अंदर नए नए जीव की उत्पत्ति हो रही। तो यहाँ पे अलग न्यूक्लियस, यहाँ पे सेम इसी तरीके से, कुछ इस तरीके से। और ये क्या होगा, ये आगे आगे बढ़ते चले जा सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं कि चैन ऑफ सेल। मतलब कोशिकाएं क्या हो रही हैं, चैन के फॉर्म में परिवर्तित हो जा रही हैं। तो ये क्या है, ये आपकी पूरी बडिंग के बाद जो होता है, किस तरीके से जन्म होता है एक नए जो हाइड्रा हैं इन सब के। तो वही चीजें, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग। तो यहाँ पे कली के द्वारा जो प्रजनन होगा उसको हम लोग कहते हैं कली का बनना। आगे क्या बोला, स्पोर फॉर्मेशन। इसको मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, समझाऊंगा इसको डिटेल में। आगे है वनस्पति प्रजनन, जो कि मैंने बताया बागवानी, इसको भी कैसे होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ तक मैंने अलैंगिक जनन के प्रकार को ऊपर से ही लगभग डिटेल में बता दिया है। अब बाकी जो ये नीचे बचे हुए दो हैं, इनको मैं आपको एक एक करके समझा दे रहा। बाकी क्या लिखा है, बस वही। पहले आपको इसके एग्जाम्पल याद कर लेने कि अमीबा के अंदर सर बाइनरी फ्यूजन होता है, पैरामीशियम, ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किसके अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। एक एक करके वही चीजें आपकी यहाँ पे लिखी गई है कि द्विखंडन क्या होता है, जब एक कोशिकीय जीव यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, अपनी कोशिका को दो समान भागों में क्या करे, विभाजित कर दे। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे क्या बताया, जैसे कि आपको मैंने यहाँ पहले ही बता दिया कि ये एक सिंगल सेल थी, इससे क्या हो, दो अलग अलग सेल बन गई। तो इसी को मैंने बताया कि द्विखंडन कहते हैं। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी गई हैं। और दोनों भाग एक एक जीव के रूप में क्या हो, विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, द्विखंडन। इसमें होता क्या है, ये प्रक्रिया होती कैसे, पहला मैंने बताया कि नाभिक दो पार्ट में टूट जाते हैं,
कोशिका द्रव्य, मतलब उस कोशिका के अंदर जो द्रव्य था वो भी टूट जाए और क्या होंगी, नई कोशिकाओं का जन्म होगा। तो मैंने जो पीछे समझाया, अगर आप उसको ध्यान से समझे होंगे तो ये आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ये इसकी कुछ एग्जांपल है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछेगा कि पैरामीशियम के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ऑप्शन दे देगा और आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे दूसरा मैंने बताया कि बहुखंडन का मतलब जिसमें कोई सिंगल सेल पेरेंट हो, उस वो क्या हो, कई सारे अलग अलग सेल में क्या हो, टूट जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। जब क्या हो, एक कोशिकीय जीव क्या करे, एक कोशिका अनेक कोशिकाओं में टूट जाए, मतलब कई पार्ट में विभाजित हो जाता है उसे, और प्रत्येक भाग से एक अलग अलग जीव निकले, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुखंडन कहते हैं, जो कि आपका इजी सा डेफिनेशन है, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। आगे क्या बोला, जब एक जीव एक बार में दो नहीं बल्कि क्या करे, वही चीजें यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, आप ऊपर वाला याद रखो या फिर नीचे वाला, दोनों सही है। क्या बोला, बल्कि कई नई जीवों को जन्म दे, यानी एक कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाए, तो इसी को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, बहुखंडन मतलब कई पार्ट में डिवाइड हो जाना। आगे मैंने आपको ये बहुखंडन की प्रोसेस क्या होती है, बिल्कुल इजी सा है, एक बार आप समझ लीजिए। क्या लिखा है, बोला कि जब वातावरण में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, यानी कि गर्मी हो, ठंड हो या फिर सूखा है, ऐसे टाइम में क्या होगा, जीव अपनी सुरक्षा के लिए अपने ऊपर क्या करते हैं, एक वॉल बना लेते हैं। क्या लिखा है, देखिए ध्यान से। मान लीजिए ये कोई क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। जब क्या होगा, मौसम क्या होगा, पर्यावरणीय जो मौसम है वो ठीक ना हो, जैसे सूखा पड़े ज्यादा, या फिर क्या करे, ज्यादा ठंडी पड़े, या फिर ज्यादा बारिश हो, तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ठंडी के मौसम में हम स्वेटर डाल लेते हैं, वैसे ये क्या करेंगे, अपने ऊपर एक दीवार सी संरचना को बना लेते हैं। कैसे, ये अपनी इस बाहरी दीवार को क्या करेंगे, मोटा कर लेंगे, कुछ इस तरीके से। ये अपनी बाहरी दीवारों को क्या करेंगे, मोटा कर लेंगे इस तरीके से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या बोल रहा है आपका, कि जैसे ये अपने दीवारों को क्या करते हैं, मोटा कर लेते हैं, नाभिक का कई बार विभाजन होता है, उस दीवार के अंदर कोशिका का जो न्यूक्लियस होगा, जो इसके अंदर का क्या होगा, नाभिक होगा। मैंने बताया कि एक कोशिकी के अंदर एक जो हमारा क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, ये क्या होता है, कई पार्ट में हमारा डिवाइड हो जाता है। तो वही चीज आपका यहाँ पे पीछे लिखा गया है कि क्या होगा, पहले क्या करेगा, ये अपने ऊपर एक दीवार से संरचना बना लेगा, और इसके बाद नाभिक क्या होंगे, कई पार्ट में टूट करके कई नाभिक का निर्माण करेंगे। आगे क्या बोला, जिस तरीके से मैंने पीछे बताया कि नाभिक टूटेंगे तो उनके अंदर का जो जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य है वो भी आपका टूटेगा, तो वही बोला कोशिका द्रव्य का होगा, विभाजन हो जाएगा। तो प्रत्येक नाभिक के चारों ओर बट जाते हैं, जिससे क्या होंगी, कई छोटी छोटी कोशिकाएं जन्म लेती हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग डॉटर सेल कहते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि डॉटर सेल किसे कहते हैं सर, जब कोई सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाए और वो फिर कुछ टाइम के बाद कई सारे सेल्स के अंदर टूट जाते हैं, और जब सेल्स के अंदर टूटेंगे तो उसके अंदर हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा, तो इसी ये जो नई सेल बनती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डॉटर सेल। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आगे क्या बोला, जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां इनको मिलेगी, दीवारें क्या होती है, फट जाती हैं और सभी नई कोशिकाएं बाहर निकल जाती हैं और अलग से क्या होंगे, जीव बन जाते हैं। क्या बोला, प्लाज्मोडियम क्या होता है, इंपॉर्टेंट आपके लिए। प्लाज्मोडियम इसका किसका एग्जांपल है, आपका बहुखंडन, जिसके अंदर ये क्या होता है, मलेरिया रोग का कारक बनते हैं। आगे क्या बोला, स्पोंजा वर्ग के अन्य जीवों में, तो ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको प्लाज्मोडियम के बारे में याद रखना है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे कौन सा टॉपिक है आपका, वो है आपका खंडन, मतलब फ्रेगमेंटेशन। मैंने आपको बताया कि तालाब के अंदर किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो वही लिखा गया है कि जब किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होता है, अपने आप से एक नए जीव को विकसित करता है। इस पूरी प्रोसेस को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये कहाँ होती है, ये जलीय जीवों में होती है। तो बोला यदि तो वही चीजें फिर से लिखी गई है, ये कहाँ होंगी, ये किसके अंदर, जलीय एक कोशिकीय जीवों के अंदर ये चीजें होती हैं। एक कोशिकीय जीवों के अंदर क्या होता है,
होता है जलीय एक कोशिकीय जीव के अंदर। मैंने बताया कि किस तरीके से स्पाइरोगाइरा के अंदर ये चीजें होती हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से प्रोसेस है, वही चीजें यहाँ पे लिखी। प्रक्रिया का मतलब आपका प्रोसेस किस तरीके से हो रहा। बोला जनक जीव का शरीर का टूटना, मैंने अभी पहले ही आपको बता दिया। बोला कि कुछ बहुकोशिकीय जीव का शरीर प्राकृतिक रूप से बाहरी कारणों से क्या होता है, कई सारे टुकड़ों में टूट जाता है, और ये हर एक टुकड़े से क्या होंगे, अलग अलग कोशिका बन जाती है जो बाद में अलग जीव बन जाते हैं। बोला नए जीवों का निर्माण, जनक जीव से कई सारे जीव बन जाते हैं। इसमें क्या है, स्पाइरोगाइरा, ये एक प्रकार की हरी शैवाल है जो कि पानी में पाई जाती है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और नाम दिए गए हैं, इनको आप उतना नहीं याद रखोगे तो भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। स्पाइरोगाइरा ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको खंडन के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अगला मैंने कली जनन बताया कि सर किसी भी एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या हो, किसी भी एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या करे, उसकी एक कोशिका में थोड़ी थोड़ी उभार आने लगे, या फिर क्या कह सकते हैं उसके अंदर बड निकलने लगे। बड का मतलब सर कली निकलने लगे, और उससे क्या हो, नए जीवों का निर्माण हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग बडिंग कहते हैं, या फिर इसी प्रोसेस को हम लोग कली जनन कहते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो क्या लिखा है, जब किसी जीव के शरीर पर एक क्या निकले, बड निकले। बड का मतलब सर छोटी कली। क्या लिखा है आपका, एक छोटी कली निकलती है और धीरे धीरे बढ़कर एक स्वतंत्र जीव के रूप में विकसित हो जाती है। इसी को हम लोग अलैंगिक जनन को, इस प्रकार के अलैंगिक जनन को कली जनन या फिर बडिंग कहते हैं। वही चीजें यहाँ पे लिखी गई है। इसमें आपका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है ईस्ट। ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। इससे होता क्या, इससे हमारा वाइन बनाई जाती है। वाइन का मतलब सर शराब, और इससे क्या होगा, जो आपका ब्रेड होता है वो बनाया जाता है। तो याद रखिएगा इस चीज को, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बडिंग उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए वही बडिंग की प्रोसेस लिखी है। कली का निर्माण होता है, बॉडी के अंदर सूजन या उभार दिखने लगता है। मैंने जो पहले ही आपको समझा दिया उसको कली कहते हैं। फिर इस कली के अंदर क्या होगा, वृद्धि होगा। तो बोला कली के अंदर कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं और नए जीव का निर्माण करती हैं। जनक से अलग होकर के स्वतंत्र रूप से रहने लगती हैं। वही मैंने जो चीजें आपको समझाई, हाइड्रा हो गया सर, ईस्ट हो गया, ये एक कोशिकीय फुफ्फद है। इसका कैसे मैंने अभी फिगर बनाया, कुछ इस तरीके से। ये हो गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे भी न्यूक्लियस, ये बडिंग है, यहाँ पे ये बड निकल रहा। ये भी आपका कुछ इस तरीके से। और कुछ दिनों बाद क्या होंगे, ये अलग हो जाते हैं और नए क्या करते, ये किसका मैं बना रहा, ये ईस्ट का मैं बना रहा। तो ये बाद में क्या करेंगे, अलग अलग जीव बन जाएंगे। तो क्या होंगे, अलग जीवों का निर्माण हो जाएगा। और इस प्रकार का अलैंगिक जनन क्या कहलाएगा, कली जनन, या फिर कह सकते हैं बडिंग कहलाएगा। आगे बोला कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है, जिसको बोलते हैं बीजाणु निर्माण। अब इसमें लिखा क्या है, देखिए ध्यान से, बोल रहा कि बीजाणु निर्माण एक प्रकार की अलैंगिक जनन है, क्योंकि मैंने इसको अलैंगिक जनन में ही लिखवाया। इसमें क्या बोला, शरीर जीव क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर बीजाणु मतलब स्पोर्स बनाते हैं। स्पोर्स का मतलब जिस प्रकार से बड निकल रहे थे उस जीव के ऊपर, उसी प्रकार से इसमें क्या निकलते हैं, एक प्रकार के स्पोर निकलते हैं, कह सकते हैं एक प्रकार के बीजाणु निकलते हैं। ये क्या करते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां इनको मिलती है, जैसे नमी, ताप आदि, तो ये क्या होते हैं, एक नए जीव के फॉर्म में विकसित हो जाते हैं। अब ये बीजाणु होते क्या, बोल रहे हैं कि बीजाणु बहुत छोटे, हल्के, मोटी भित्ति दीवार वाले कोशिकाएं होती हैं। जिस प्रकार से कली होती है वैसे ही सेम, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या करते हैं, भी जीवित रहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका मशरूम। क्या, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा आपका मशरूम। तो वही चीजें उसी के बारे में बात करा। जैसे क्या होता है कि मशरूम जब बारिश होगी तो वो क्या होगा, धीरे धीरे उभर जाता है। पहले वो छोटी कोशिका के रूप में होता है, बाद में जैसे ही वो अनुकूल कंडीशन को क्या पाएगा, फेवरेबल कंडीशन पाएगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो वही चीज है, बाद में वो अंकुरित हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया, सूखा, अधिक गर्मी या ठंड में भी जीवित रह सकते हैं। जब परिस्थितियां इनको अनुकूल हो जाती है तो ये क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। मैंने अभी आपको इसका एग्जाम्पल बता दिया मशरूम, तो उससे आपको यह यहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी शायद, हाँ क्या बोला कि ये बीजाणु बनते कैसे हैं।
वो है, इसके बाद आपको इसका एग्जाम्पल है, बस काम खत्म है। क्या बोला, बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया क्या है, मूल जीव के शरीर से एक विशेष थैली जैसी संरचना निकलती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम क्या है, सेम वही जो आपको वहां पे कली दिख रही थी, बड दिख रहा था, यहाँ पे ये क्या है, स्पोरेंजियम है। इसके अंदर क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, बीजाणु होते हैं। जब बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, तो स्पोरेंजियम क्या होता है, फट जाता है और बीजाणु बाहर निकल करके हवा या पानी के माध्यम से फैल जाते हैं। जब ये किसी उपयुक्त स्थान पर पहुंचते हैं तो वहां पे ये नए जीव का निर्माण करते हैं। मतलब पहले ये क्या करेंगे, जो मूल जीव हैं उनके उनके अंदर क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे स्पोरेंजियम। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर से स्पोर निकलेगा और स्पोर जब ये मिच्योर हो जाते हैं, जब ये परिपक्व हो जाते हैं, तो स्पोरेंजियम क्या होते हैं, फट जाते हैं और इनके अंदर से बीजाणु बाहर निकल जाता है। और जैसे ये फेवरेबल कंडीशन को पाते हैं तो क्या करते हैं, एक नए जीव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे क्या एग्जाम्पल है इसका, जो रोटी पर उगने वाला जो फूफद होता है, इसके अलावा मूंग पर उगने वाला फूफद, फर्न और मांस, ये दोनों एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया मशरूम। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। अगला है वनस्पतिक जनन या फिर वनस्पति जनन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बागवानी फसलों के अंदर किस प्रकार से जनन होता है, तो एक एक चीज करके यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। देखिए क्या लिखा है, बोला कि वनस्पति जनन क्या होता है, एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है। जिसमें क्या बोला है, पौधे के किसी विशेष अंग पे, जैसे वो अंग कौन सा हो सकता है, सर तना हो सकता है, पत्ता हो सकता है, जड़ हो सकता है, इनसे क्या होगा, एक नए पौधे का निर्माण हो। इसमें क्या हो रहा है कि वनस्पतिक जनन में हम लोग क्या करते हैं, बीज का उपयोग नहीं करते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि जो हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर हम लोग सीड्स का उपयोग नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, क्या कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर कह सकते हैं वनस्पति जनन जो होता है उसके अंदर हमें बीजों का उपयोग नहीं करना होता है। ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। इसमें क्या होता है, कहाँ से नए जीवों का निर्माण होगा, या तो वो जड़ों से निकल जाएंगे, या फिर वो तनों से निकल जाएंगे, या फिर वो कह सकते हैं पत्तों से निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, जनन की प्रोसेस होती है। आगे क्या बोला, जब किसी पौधे का भाग, जैसे वही ऊपर वाला जो था, तना, पत्ता, जड़, इनसे क्या हो, अलग हो और कृत्रिम तरीके से पौधा बनता है, तो इसको हम लोग वनस्पतिक जनन कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे कि कई सारे ऐसे फूल होते हैं जिनको हम लोग तनों से काट करके उसको नमी वाले जमीन में, मतलब जहां पे जिस मिट्टी के अंदर नमी हो वहां पे उसको लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, एक नए पौधे का भी निर्माण होता है। वो चीजें हमें अभी आगे पढ़ने को मिलेगी। तो वही चीजें बोल रहा, इसकी विशेषता क्या होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी विशेषता कि वनस्पतिक जनन जो होता है उसकी विशेषता में बताए। पहला, इसमें बीज नहीं होते जो ऊपर लिखा था। दूसरा कि नया पौधा मूल पौधे के समान होता है। तीसरा इसमें तेजी से प्रजनन। चौथा, यह तरीका किसानों और बागवानों द्वारा क्या होता है, अधिक उपयोग किया जाता है ताकि अच्छे गुणों वाले पौधे जन्म ले सके। इसमें क्या होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों भाग लेते हैं। कृत्रिम प्राकृतिक कैसे, वो जो पहले जो मूल जीव था वो क्या था, प्राकृतिक रूप से जन्म लिया था, और जो हम उसके अंदर से तने को या फिर काट के हम क्या करें, एक नए जीव को जब लगाते हैं तो वो क्या हो गया, कृत्रिम तरीके से। क्या बोला, इसमें दो प्रकार का है, एक क्या है प्राकृतिक वनस्पतिक जनन और दूसरा कृत्रिम। कैसे, देखिए ध्यान से, बोला कि यह पौधों के स्वाभाविक अंगों के द्वारा होते हैं, जैसे कि जड़, तना या पत्ती। जैसे कि जड़ से क्या होते हैं, शकरकंद, गाजर, मूली, ये क्या होते हैं, जड़ों से नए पौधे उग जाते हैं। तो ये क्या होगा, जड़ रहेंगे इनके, और उनको जब हम लोग उसकी रोपाई कर देंगे तो उससे क्या होंगे, ये क्या होंगे, नए नए निकल जाएंगे, या फिर कह सकते हैं वो जड़ों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। अगला मतलब कि इसका जो मेन पार्ट होता है वो जमीन के अंदर होता है, जड़ों के अंदर, मतलब अंदर जड़ के फॉर्म में होता है, वही चीज लिखी गई है। दूसरा, तना के फॉर्म में कैसे, तनों में जो हो उसके अंदर आलू हो गया, अदरक हो गया, प्याज हो गया। आगे क्या बोला, पत्ता, ये आपको याद रखना है। आगे क्या है, दूसरा आपका कृत्रिम वनस्पतिक जनन। बोला कि यह मनुष्य द्वारा किया गया जनन है, जिसमें मैंने आपको बताया काट के किस तरीके से करते हैं। इसमें पौधों की संख्या जल्दी और समान गुणों के साथ क्या होती है, आगे बढ़ाई जाती है।
तो याद रखना ये आपको कि किस तरीके से ये होता है, कैसे कैसे ये कौन कौन सी इसमें विधियां हैं। पहला क्या बोला, कटिंग। इसमें क्या होगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि वनस्पतिक जनन क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको प्राकृतिक और कृत्रिम लिखे जाएंगे, इसकी विधियां पूछी जाएंगी। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को याद रखिएगा। क्या बोला, पौधे के किसी भी भाग जैसे तने का टुकड़ा को काट करके मिट्टी में लगाया जाता है। मैंने अभी वो चीज आपको पहले ही बता दी, जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, गुलाब हुआ, गन्ना हुआ, मनी प्लांट हुआ, इन सारी चीजों को। दूसरा क्या है, लेयरिंग करके किसी तने की डाली को झुकाकर मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, जहां से जड़ें निकलकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, जैसे कि चमेली और ये गुइया क्या है, ये इसको आप ना ही याद रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है कलम विधि। कलम विधि जैसे काट करके, क्या बोला पहले देख लीजिए, बोला कि दो पौधे को भागों को जोड़ करके एक पौधा बनाया जाए, एक पौधा जड़ देता है और दूसरा पौधा क्या करे, शाखा बनाए, दोनों को एक ही में मिला के हम क्या करें, लगा दें जब, तो उससे क्या होगा, उस विधि को हम कहेंगे कलम विधि। ये आपको एग्जाम्पल है। चौथा है आपका ऊतक संवर्धन। क्या बोला, पौधों के एक छोटे से प्रयोग, मतलब इनको हम क्या करें, लेबोरेटरी में जब हम बनाएं और ऐसे पौधों का निर्माण करें तो वो आपका हो गया ऊतक संवर्धन, जैसे केले, आर्किड, आलू, ये सारी चीजें आपकी हो गई। इसके लाभ क्या है, बोला कि बीज के बिना ये क्या होते हैं, पौधे तैयार हो जाते हैं, समान गुणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं, इसमें फलादार बेहतर किस्म की पाई जाती है, अनुकूल ना रहने पे भी ये जनन संभव है। सभी हानियां क्या है, क्या बोला कि सभी पौधे एक जैसे होने से रोग एक साथ फैल सकते हैं। दूसरा, अनुवांशिक विविधता, मतलब कि उसके जेनेटिक्स में प्रॉब्लम है तो जो भी और होंगे उनके जेनेटिक्स में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ पौधों में ये प्रक्रिया काफी कठिन होती है। प्राकृतिक रूप से कौन सी थी, आलू, अदरक, प्याज, और वो, और चौथा दूसरा आपका गुलाब हुआ, नींबू हुआ, आम, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या पढ़ा दिया, आपको यहाँ पे मैंने अलैंगिक जनन के सारे टॉपिक्स को खत्म कर दिया। जैसे यहाँ पे आपको क्या दिख रहा, मैंने ऊपर लिखा था यहाँ पे दूसरी स्लाइड में कि हम सबसे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, और फिर क्या आपका, फिर हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, आपका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमने यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को खत्म कर दिया सारा सब कुछ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग आज आपको मैं आपको प्लांट रिप्रोडक्शन के बारे में बता दूंगा, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उसको मैं कल आराम से अगले क्लास में बताऊंगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, असेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पास यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो हम पढ़ने के लिए देखते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा उसकी, कैसे कैसे हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, हमें एक चीज जाननी है, वो कि हमें किस तरीके से सीक्वेंस वाइज क्या पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको प्रजनन पढ़ा, उसमें लैंगिक, अलैंगिक, और हमने क्या किया, फिर अलैंगिक क्या होता है उसके सारे पार्ट्स को खत्म किए। वैसे हम यहाँ पे ये जानेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है, फिर हम यहाँ पे ये जानेंगे कि पौधों के अंदर ये कैसे होता है। तो लैंगिक जनन क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका रिप्रोडक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइड था। पहला आपका अलैंगिक, जिसमें आपने ये जाना कि जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें केवल सिंगल पेरेंट होता है। जबकि अब यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लैंगिक जनन। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसमें क्या होंगे, अलग अलग दो पेरेंट्स होंगे, मतलब एक मदर होगी, एक फादर, या फिर कह सकते हैं एक मेल होगा, दूसरा फीमेल होगा। अब होता कैसे है उस चीज को हम लोग एक एक करके समझेंगे। याद रखिएगा कि मेल के अंदर से जो जनन के लिए एक कोशिका होती है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं। तो जब ये मेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल होती है, ये क्या होगा, जब बाहर निकलेगा तो इसको हम लोग कहेंगे फीमेल गैमेट, सॉरी मेल गैमेट, और जब फीमेल के अंदर से ये रिप्रोडक्टिव जो सेल होती है उसको हम लोग कहते हैं फीमेल गैमेट। तो एक एक करके हम इन चीजों को समझते हैं कि कौन सा क्या होता है, और फिर आपको ये टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा, लैंगिक जनन, जो मैंने पहले ही समझा दिया वही चीजें इसमें फिर से लिखी गई हैं। आइए इसको हम पढ़ के आपको बता देते हैं। क्या बोला कि जब दो माता या पिता, अलैंगिक में सर सिंगल और लैंगिक में माता पिता दोनों होंगे, जिसमें क्या एक नर होगा, नर का मतलब मेल, दूसरा फीमेल, भाग लेते हैं, और गैमेट्स, गैमेट्स को मैंने बता दिया, एक
मान लीजिए कि एक पुरुष के अंदर से जो रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि जो जनन कोशिका निकलेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स, यानी कि उसको गैमेट्स ही कहते हैं। और दूसरा फीमेल के अंदर से जो रिप्रोडक्टिव सेल निकलेगी, जो जनन की कोशिका निकलेगी, उसको हम लोग रिप्रोडक्टिव सेल या फिर कह सकते हैं फीमेल गैमेट्स कह सकते हैं। तो वही बोला कि इसमें क्या होंगे, माता पिता होंगे। जब मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, उनका निर्माण होता है, वो निषेचन की प्रोसेस होती है। मैंने अभी बताया कि क्या होंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसके अंदर मेल होगा फीमेल होगा, मेल के अंदर से मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर से फीमेल गैमेट्स निकलेंगे। और जब ये एक दूसरे के साथ प्रोसेस करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे, तो इससे क्या होगा, निषेचन की प्रोसेस होगी, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। और उसी को हम लोग क्या कहेंगे सर, लैंगिक जनन कहेंगे। ये जिसे आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस चीज को मैंने आपको पहले ही बता दी कि लैंगिक जनन क्या होता है। इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं, फिर आपको यहाँ पे लैंगिक जनन समझ में आ गया होगा। दिखा देते हैं कैसे। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, इसमें दो माता पिता होते हैं। कौन कौन से, एक नर होता है, एक मादा होती है। दूसरा शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलके जाइगोट का निर्माण करते हैं। कैसे, अब मैं आपको बताता हूं। एक यहाँ पे मैं आपको पेज ऐड कर रहा और मैं आपको समझाता हूं कि किस तरीके से क्या होता है। अभी आपको बस केवल समझ लेना है। इसके बाद जब टॉपिक आएगा तो मैं आपको फिर से दोबारा क्या करेंगे, सारी चीजों को बताएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या होगा, एक नर होगा, या फिर इसको कह सकते हैं आपका एक मेल होगा, और एक आपकी यहाँ पे क्या होगी, मादा, जिसको हम बोलेंगे आपका फीमेल। आपको याद रखना है कि इससे निकलेगा आपका एक रिप्रोडक्टिव सेल, रिप्रोडक्टिव सेल, जिसको हम लोग कहेंगे जनन कोशिका। हाँ, जनन कोशिका कहेंगे, वो भी किसकी, मेल की। तो ये हम बोलेंगे जनन कोशिका। और दूसरा इसके अंदर से भी रिप्रोडक्टिव सेल निकलेगा, रिप्रोडक्टिव सेल। इसको क्या कहेंगे, इसको भी हम लोग कहेंगे जनन कोशिका। अब इसको हम लोग कहेंगे, ये जो रिप्रोडक्टिव सेल है, इसको हम लोग कहेंगे मेल गैमेट्स, और इसको हम लोग कहेंगे फीमेल गैमेट्स। अब होता क्या है, अब ये जो मेल गैमेट्स मतलब मेल की जो जनन कोशिका और फीमेल की जो जनन कोशिका है, ये एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिल जाएंगे। तो एक इनके बीच की क्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निषेचन। और इंग्लिश में इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब एक चीज याद रखिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या है, ये दोनों अलग अलग सेल थे, लेकिन इनकी दोनों के मिलने से एक फीमेल के अंदर नई सेल का निर्माण होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जाइगोट। या तो उसको हम, वो कब होती है, वो निषेचन के बाद होता है, जाइगोट होता क्या है, ये भी एक प्रकार की सेल होती है, जो बाद में क्या होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के एक बच्चे का फॉर्म ले लेता है, या फिर कह सकते हैं एक बेबी के रूप में वो बन जाता है। कहाँ पे, वो फीमेल के अंदर। उस चीज को अभी हमें आगे पढ़ना है। लेकिन अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मेल के अंदर से सर रिप्रोडक्टिव जो सेल होगी उसको मेल गैमेट्स, फीमेल के अंदर जो होगी उसको हम लोग फीमेल गैमेट्स कहेंगे। जब ये एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन, और इससे जो एक नई सेल का निर्माण होगा उसको हम कहेंगे जाइगोट। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी हुई मिल रही होंगी। क्या, शुक्राणु, तो वो जो रिप्रोडक्टिव जो सेल थी मेल की, उसको हम लोग कहेंगे स्पर्म, और जो यहाँ पे फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव सेल थी उसको फीमेल गैमेट, या फिर हम इसको ओवम कहेंगे, और उनके मिलने से नए जाइगोट का निर्माण होता है। तो दूसरा पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे तो अभी उसको और डिटेल में पढ़ना है। आगे तीसरा पॉइंट है कि बोला कि नई संतति या फिर जो नई संतान होगी उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल के दोनों गुण हमें दिखाई देते हैं। चौथा, इसमें विविधता आती है। आगे क्या बोला, यह प्रक्रिया धीमी लेकिन अस्थायी होती है, जबकि अलैंगिक में आपने देखा कि ये प्रक्रिया तेजी के साथ हो रही थी, क्योंकि वहां पे जो पेरेंट्स थे वो सिंगल थे। यहाँ पे ये क्या है, दो लोग मिल करके ये प्रोसेस कर रहे हैं।
आपको वहां पे एक कोशिकी ज्यादातर दिख रहे थे, यहाँ पे बहुकोशिकीय हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य हो गया, पक्षी हो गए, ये सारी चीजें होंगी। यहाँ पे आपको लैंगिक जनन में समझ में आ गया कि जहाँ पे दो अलग अलग माता पिता हो, जिनमें क्या हो, मेल का रिप्रोडक्टिव सेल मतलब नर का जनन कोशिका जिसको स्पर्म कहेंगे, और मादा की जो जनन कोशिका होगी जिसको हम लोग ओवम कहेंगे, अंडाणु कहेंगे। जब वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो एक नई सेल का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और यहाँ पे दोनों के गुण आ जाते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। आगे आगे हम लोग क्या आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो लैंगिक जनन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो दो लोगों में होता है। कौन सा? एक ह्यूमंस के अंदर और दूसरा आपका प्लांट्स के अंदर। तो आज हम लोग प्लांट्स के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए उस चीज को हम लोग देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर क्या क्या होता है। पहले आप ये जानिए कि प्लांट्स के जनन अंग कौन कौन से होते हैं। एक एक करके मैं सारी चीजों को अब आपको बताने जा रहा है कि प्लांट के अंदर कैसे होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लैंगिक जनन के लिए आपको दो अलग अलग लोगों की जरूरत होगी, जिसमें एक क्या होगा, मेल और दूसरा फीमेल। तो यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर जो मेल होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सेल, या फिर बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे बोला कि नर जनन अंग और दूसरा मादा जनन अंग। तो क्या सबसे पहले हम यहाँ पे पहला क्या जानते हैं? पहली चीज, हमें लैंगिक जनन के लिए दो लोगों की जरूरत होगी। किसके अंदर सर? फूल के अंदर। तो फूल के अंदर क्या होंगे? दो लोग। एक हमारा मेल पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे नर जनन अंग, दूसरा मादा जनन अंग। जनन अंग, ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या इसको कहेंगे? ये होगा आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और ये होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यही चीजें आपको याद रखनी है। आगे क्या बोल रहा? आगे आपका बोल रहा कि नर जनन अंग में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब इन सारी चीजों से पहले मैं आपको एक चीज और आपको समझाता हूं, वो क्या होता है। ये हो गया। ये क्या है, यहाँ पे मैं आपको नर और मादा के बारे में डायरेक्ट बताने लगा। इससे पहले एक चीज और आपको बताता हूँ कि जो हमारे फूल होते हैं उनके कितने पार्ट होते हैं। उनके 4 पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी एक फूल होगा उसके कितने पार्ट होंगे? 4। कौन कौन से होते हैं वो आप पहले नाम याद रखिए, फिर इसके बारे में हम आपको एक एक करके समझाते हैं क्या क्या होते हैं। पहला होता है आपका कैलिक्स, इसको हम क्या कहते हैं? कैलिक्स। दूसरा हम कहते हैं कोरोला। तीसरा जो आपका होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और चौथा जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं गाइनीशियम। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। क्या? जो कोई भी फूल होगा उसके 4 पार्ट सर कौन कौन से? पहला होता है कैलिक्स, दूसरा क्या होता है? कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा आपका गाइनीशियम। अब एक एक करके मैं इन चीजों को समझाता हूं कि ये होते क्या है। तो इसको हम लोग कहते हैं, कैलिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वाय दल पुंज। इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? वाय दल पुंज। और इसको क्या कहेंगे? कोरोला को इसको हम लोग कहते हैं दल पुंज। आपको ज्यादातर इंग्लिश ही नाम याद रखना है। एंडोसियम को हम लोग कहते हैं, ये है आपका पुमंग। सॉरी, ये है आपका पुमंग। इसको हम लोग कहेंगे सर जायांग। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूं ये होता क्या। देखिए, फूल के मैंने क्या बताया सर? 4 पार्ट। पहला कैलिक्स, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम और चौथा आपका गाइनीशियम। कैलिक्स क्या होता है? आपने देखा होगा कि फूलों के अंदर जहां पे फूल होते हैं नीचे आपको 2 ग्रीन कलर की बाहर से पत्तियां लटकी हुई दिखाई देती हैं, उसको हम लोग कहते हैं कैलिक्स या फिर कहते हैं वाय दल पुंज। अगला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। ये एक ऐसा पार्ट होता है जो कि क्या करता है, जो आपने देखा होगा कि फूलों के ऊपर कई सारे इंसेक्ट होते हैं, कई सारे क्या होते हैं, जो भी
कीड़े पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, कोरोला के अंदर एक और चीज पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेटल। ये कोरोला के अंदर आपका पाया जाता है सर पेटल, और ये क्या करता है आपका, ये जितने भी कीट होंगे उनको अपनी तरफ क्या करेगा, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, मतलब अपनी तरफ वो खींचता है। तो पहला क्या है, पहला आपका कैलिक्स जो मैंने आपको बता दिया, वो क्या होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दल पुंज। तो जैसे इसके अंदर क्या है, कोरोला के अंदर पेटल, इसी तरीके से इसके अंदर होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। अभी मैं आपको फिगर के अंदर ये सारी चीजें दिखाता हूँ कि ये क्या होता है। तो फूल के 4 पार्ट, पहला कैलिक्स जिसके अंदर सेपल आता है, वो ग्रीन कलर का लटका जो साइड में आपको मैं अभी फिगर में दिखा दूंगा। दूसरा कोरोला जिसको दल पुंज कहते हैं, और ये क्या होता है, इसके अंदर एक पाया जाता है पेटल, और पेटल क्या करता है, जितने भी इंसेक्ट्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। अब अगला चीज है कि इस एंड्रूसियम क्या होता है। तो एंड्रूसियम ये जो है, ये है आपका मेल पार्ट, मतलब जो कह सकते हैं कि जो फूल के अंदर जो मेल होता है उसका जो पार्ट होता है उसको हम लोग एंड्रोसियम कहते हैं। अब एंड्रोसियम जो मेल पार्ट है उस चीज को कुछ कहते होंगे, तो उसको हम जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहेंगे स्टेमन। ये सारे अभी नाम आप लोग देख लो, इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि ये फूलों के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, इनको फिगर में मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है आपका फिलामेंट और दूसरा होता है एंथर। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, क्या, एक होता है एंथर, दूसरा फिलामेंट। और सेम इसी तरीके से आपको ये दिख रहा होगा, ये जो जायांग है इसका मतलब अब क्या होगा, ये आपका फीमेल पार्ट होगा, ये आपका फीमेल पार्ट। तो इसके जैसे इस तरीके से इसको हम लोग कहें स्टीमन कहें, सेम इसी तरीके से फीमेल का जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल। पिस्टिल। अब इसके भी कई सारे पार्ट होंगे, कौन कौन से, जैसे मैं आपको एक एक करके बता दे रहा। इसके अंदर होता है हमारा, एक होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, एक और इसके अंदर क्या होता है आपका ओवरी और ओब्यूल। ओवरी और चौथा आपका ओब्यूल। चौथा आपका क्या हो जाएगा, ओब्यूल। तो ये मैं एक बार फिर से इन सारी चीजों को रिपीट करता हूं, आपको हर एक वर्ड्स के मतलब समझ में आने चाहिए कि ये हैं क्या, तभी आपको ये चीजें बिल्कुल इजीली तरीके से समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, फूल के आपके 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, पहला कैलिक्स जिसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, दूसरा कोरोला, तीसरा एंड्रोसियम, चौथा गाइनीसियम। कैलिक्स क्या होता है, इसके अंदर पाया जाता है सेपल। सेपल क्या, अभी मैं आपको दिखा देता हूं फिगर में वो। अगला जो है वो है आपका कोरोला, जिसके अंदर क्या पाया जाता है सर, पेटल। और ये पेटल होता क्या, ये एक ऐसा बोल सकते हैं कि फूल का पार्ट होता है, फ्लावर का एक ऐसा पार्ट होता है जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है। अगला जो है एंडोसियम, इसको हम लोग हिंदी में पुमंग कहेंगे। ये क्या होता है, ये मेल का पार्ट होता है, इसके अंदर यानी कि जो मेल पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेमन। और ये 2 पार्ट में होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एंथर और दूसरा फिलामेंट। और जो चौथा है आपका गाइनीसियम जो कि फीमेल पार्ट है, उसको क्या कहते हैं, पिस्टिल। इसके अंदर 4 चीजें पाई जाती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओब्यूल। तो आप इसको ज्यादातर इंग्लिश में ही याद कर सकते हो, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। अब पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, तो पहले आप फिगर देख लीजिए, जिसके बाद आपको ये सारी चीजें क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आइए यहाँ पे फिगर दिखाते हैं, फिगर, हाँ ये रहा आपका फिगर। है क्या, एक एक करके आप यहाँ पे देख लीजिए। पहले मैंने आपको क्या लिखवाया, आपको जो मैंने मेल का पार्ट लिखवाया उसको मैंने इंग्लिश में क्या बोला, स्टेमन। क्या बोला मैंने, स्टेमन। उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पुंकेसर।
क्या कहते हैं, पुंकेसर। तो आपको मैं पहले पुंकेसर दिखाता हूं। पुंकेसर के अंदर मैंने बताया था कि ये दो चीजें होती हैं, कौन कौन सा, एक होता है फिलामेंट, फिलामेंट जिसको हम लोग कहते हैं तंतु। अगला जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट के अलावा एंथर। ये है आपका एंथर, जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे परागकोश, परागकोश। तो पहले हम स्टेमन को आपको दिखाते हैं, कहाँ है ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पुंकेसर। यहाँ पे आपको साइड में क्या दिख रहा, पुंकेसर। पुंकेसर का मतलब आपका स्टेमन, और स्टेमन क्या होता है, ये आपका मेल पार्ट होता है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता है। इसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पहले मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये आपको कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से है, और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आप एक चीज क्या याद रखोगे कि ये वाला आपका पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं तंतु, या फिर कह सकते हैं फिलामेंट। तो ये है आपका तंतु, जिसके ऊपर क्या पाया जाता है, जिसके ऊपर आपका परागकोश या फिर कह सकते हैं एंथर, ये आपका पाया जाता है। यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया कि क्या हुआ, पहला आपका पुंकेसर दिख गया, पुंकेसर मतलब स्टेमन, मतलब मेल का पार्ट, इसमें ये आपका परागकोश, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रही वो है आपका क्या, फिलामेंट, जिसको मैंने यहाँ पे साइड में बना के आपको दिखा दिया। अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी, क्या वो था आपका सबसे पहला सेपल। सेपल मतलब कैलिक्स, मैंने जो बताया कि 4 पार्ट में पहला कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब उसमें जो हमारा सेपल था, सेपल को यहाँ पे क्या बोला है, वाय दल। ये जो आपको ये बाहर ऐसा फिगर सा दिख रहा होगा, मैं इसको दिखाता हूं कैसे। ये आपको यहाँ पे ये जो बाहर वाली संरचना दिख रही, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये है आपका सेपल। तो ये आपका क्या हो गया, सेपल। यहाँ पे जैसे मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको क्या बताया था, सेपल। सेपल यहाँ पे मैंने बताया ना कि बाह्य दल पुंज, वही है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो ग्रीन कलर का जो आपका स्ट्रक्चर है, वही आपका क्या है, सेपल है। अगला एक और मैंने आपको क्या बताया, आपको मैंने बताया यहाँ पे कैलिक्स के बाद कोरोला के अंदर जो आपका पेटल था वो था। तो ये क्या है, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही होगी, दल पंखुड़ी। अब मैं यहाँ पे हिंदी भी लिख देता हूँ सबका। सेपल को क्या कहते हैं, सेपल को कहते हैं वाय दल, वाय दल। अगला क्या है, दूसरा आपका क्या था, पेटल। पेटल क्या है आपका, पेटल को हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, दल पंखुड़ी, दल पंखुड़ी। जैसा कि आपको यहाँ पे क्या है, ये जो क्या कह सकते हैं, जो पिंक कलर का आपको सब दिख रहा, ये क्या है, दल पंखुड़ी। तो आपको यहाँ पे पहला और दूसरा पार्ट समझ में आ गया, तीसरा भी आपको पुंकेसर, फिलामेंट और एंथर समझ में आ गया। अब एक और आपका बचा है गाइनीशियम के अंदर, क्या कहते हैं उसको, गाइनीशियम के अंदर मैंने क्या बताया आपको, पिस्टिल होता है। क्या होता है आपका, पिस्टिल। पिस्टिल को भी मैंने 4 पार्ट में आपको डिवाइड करके बताया। ये सब क्या है, अब ये था आपका मेल का पार्ट, जो कि मैंने यहाँ पे बना के दिखा दिया। वाय दल को मैंने यहाँ पे समझा दिया, और ये जो दल पंखुड़ी मतलब जो पेटल है, वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। मैंने यहाँ पे क्या क्या आपको बताया, पिस्टिल के अंदर पहला आपको स्टिग्मा, जिसको हिंदी में आप यहाँ पे देख रहे होगे। ये पिस्टिल का मतलब क्या होता है, पिस्टिल को हिंदी में कहते हैं स्त्री केसर, स्त्री केसर। इसके अंदर कितने पार्ट, वर्तिकाग्र, जो कि आपको ये ऊपर वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, कहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ये आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये है आपका वर्तिकाग्र, जो कि यहाँ पे लिखा गया है वर्तिकाग्र। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। ये हो गया आपका स्टिग्मा। दूसरा है वर्तिका, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये बीच वाला आपको यहाँ पे जो पतला सा पार्ट दिख रहा, इसको हम लोग बोलेंगे वर्तिका, यानी कि स्टाइल।
और तीसरा क्या है, अंडाशय। अंडाशय जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ओवरी। और ये आपको नीचे जो दिख रहा ये है आपका ओव्यूल, जिसको हम लोग बोलते हैं मादा युग्मक, जहां पे फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो क्या क्या है यहाँ पे, ये आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, एक और है यहीं पे बीजांड, इसको बोलते हैं आपका क्या, ओव्यूल। यहाँ पे आपको मेल के जितने मेल वाला पार्ट सर दो था, एक था तंतु, दूसरा परागकोश, तीसरा क्या है, तीसरी जो दूसरी चीज आपको वायदल समझ में आ गया होगा, मतलब सेपल, पेटल, और यहाँ पे आपको पिस्टिल के सारे मतलब स्त्री केसर के सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। अब यही सारी चीजें आपको एक एक करके यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या, पहला है मेल के जनन अंग, मतलब फूल के जो जनन अंग है, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर के अंदर कौन कौन से थे मैंने बताया, जिसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन को मैंने क्या बताया था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन को हिंदी में पुंकेसर। तो मेल का जो पार्ट है उसको पुंकेसर, जिसको हमने क्या बताया यहाँ पे एंड्रोसियम के अंतर्गत आता है। अब ये क्या है, पुंकेसर हो गया आपका स्टेमन। इसमें मैंने आपको बताया कि स्टेमन कितने पार्ट में सर डिवाइड, दो पार्ट में। जैसे आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने अभी बना के दिखाया कि इस तरीके से आपका जो निकला हुआ भाग है, आगे यहाँ पे इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बना था। तो ये आपका ये जो ये वाला पार्ट है, कौन सा, ये हो गया आपका तंतु यानी कि फिलामेंट। और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका एंथर, मतलब परागकोश, एंथर। फिलामेंट को यहाँ पे पुंकेसर ठंडल लिखा है, जो कि आप यहाँ पे तंतु भी लिख सकते हो। तो आपको ये मेल वाला पार्ट समझ में आ गया। सेम इसी तरीके से हम फीमेल वाला भी पार्ट समझा दे रहे हैं, जो कि क्या है, ये हो गया आपका यहाँ पे परागकोश के बारे में क्या लिखा गया, जो कि मैंने अभी क्या बताया, मेल के दो पार्ट, एक एंथर दूसरा फिलामेंट, जो कि किसके अंतर्गत आता है, स्टेमन के अंतर्गत। तो पहला क्या है, परागकोश। बोला यह पुंकेसर का ऊपरी भाग होता है, मैंने अभी रेड कलर में दिखाया। इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन पाए जाते, मतलब छोटे छोटे, आपने देखे होंगे गुड़हल के फूल में छोटे छोटे दाने जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो ये क्या है, आपको ये इसको याद रखना है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलन ग्रेन, या फिर कह सकते हैं परागकण। बोला कि यह परागकण पौधों के नर युग्मक को वहन करते हैं। नर युग्मक मतलब उनके मेल गैमेट्स को लेके जाते हैं। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा क्या बोला, ये फिलामेंट क्या होता है, यह पतला ठंडल होता है जो परागकोश को सहारा देता है। अभी आपने उसको फिगर में देख लिया। आगे क्या बोला, इसका काम क्या है, पुंकेसर का मुख्य कार्य क्या है, परागकण मतलब जो पॉलन ग्रेन है, वो क्या पॉलन ग्रेन है, क्या वो मेल गैमेट्स है का निर्माण करना, जो निषेचन के बाद क्या होता है, मादा भाग में पहुंच जाता है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया कि स्टेमन क्या हुआ, स्टेमन को हम कहते हैं पुंकेसर। और इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है आपका क्या, एक होता है आपका एंथर और दूसरा होता है आपका फिलामेंट। एंथर को कहते हैं परागकोश, और परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हैं निषेचन के बाद कहाँ चले जाते हैं, फीमेल के अंदर चले जाते हैं। और ये फिलामेंट क्या है, ये परागकोश को सहारा दे रहे थे। ये चीजें आपको समझ में आ गई। सेम इसी तरीके से हमें फीमेल के बारे में भी समझना है। फीमेल के मैंने बताया इसको गाइनीशियम कहते हैं। इसको ये सारी जो जितने भी नाम है, इनको हम मिला के क्या कहेंगे, पिस्टिल कहेंगे, या फिर इसको आप कार्पेल भी कह सकते हो। तो आगे क्या बोला, इनकी संरचना कैसे होती है। पहला बोला कि इसके अंदर स्टिग्मा होता है, दूसरा क्या, वर्तिकाग्र जो ऊपर वाला सबसे पार्ट था, इसके बाद वर्तिका होता है, तीसरा क्या बोला, अंडाशय होता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ये क्या बोला, वर्तिका क्या होता है, वर्तिकाग्र यह ऊपरी चिपचिपा भाग होता है जहां पर परागकण चिपक जाते हैं। और परागकण क्या है, परागकण सर हमारे एंथर के अंदर से, मतलब मेल के अंदर जो एंथर वाला पार्ट था उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ये कहाँ चिपकते हैं, स्टिग्मा के अंदर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे क्या है, आगे आप देखिए अगला जो पार्ट पाया जाता है फीमेल का, वो है वर्तिका यानी कि स्टाइल। क्या बोला है, यह नलीनुमा भाग होता है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। जैसे कि वहां पे आपने देखा कि एंथर क्या था, फिलामेंट से जुड़ा था, और यहाँ पे क्या है, जो आपका स्टिग्मा है वो किससे जुड़ा है, स्टाइल से। मतलब वर्तिकाग्र किससे जुड़ा है, वर्तिका से। ये कैसा है, ये नलीनुमा संरचना है। और जो क्या करता है, जो वर्तिकाग्र के अंदर जो पॉलन ग्रेन चिपकेगा उससे क्या होगा, वो इसको अंडाशय तक पहुंचाएगा। वही चीज है, परागकण क्या है, इसको बोलेंगे पॉलन ग्रेन,
पॉलन ग्रेन। इसको कहां तक पहुंचाता है? अंडाशय तक पहुंचाता है, मतलब ओवरी तक। बोला कि यह नीचे का गोलाकार भाग होता है जिसके अंदर क्या होते हैं? अंडाणु होते हैं। अंडाणु का मतलब जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव सेल होता है वो होता है। जब ये यहाँ पे क्या करेंगे, पॉलन ग्रेन इनके यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो उससे क्या होगा? इनके बीच का निषेचन हो जाएगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। तो ये आपको एक बार फिर से फिगर में समझा दे रहा। यहाँ पे आपको दो चीजें दिख रही, क्या क्या? पहला मेल का पार्ट जिसके अंदर परागकोश तंतु, परागकोश के अंदर क्या पाया जाता है? पराग कण पाया जाता है जिसको इंग्लिश में पॉलन ग्रेन कहते हैं। ये क्या करेंगे? यहां से उठ के किसी तरीके से, अभी वो बताऊंगा कैसे, वो आपको यहाँ पे वर्तिकाग्र के पास चले जाते हैं। वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा होता है, जो कि उसको अपने पास चिपका लेता है और ये फिर इस पाइप की मदद से, इस पाइप को क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। ये अंडाशय के पास जाता है और इसके बाद ये ओव्यूल, जो कि अंदर क्या है? मादा युग्मक मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है, उसके पास जाता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से मैं सारी चीजों को लिख करके आपको दिखा दे रहा कैसे कैसे क्या होता है। जैसे क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे क्या लिखना है? मेल लिख। यहाँ पे आपका क्या होगा? नर। नर के अंदर कितने पार्ट? दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? आपके पहला जो होता है वो होता है आपका एंथर, जिसको हम लोग कहेंगे पराग कोश। पराग कोश, इंग्लिश में इसको कहेंगे एंथर। दूसरा आपका तंतु, जिसको आप कहेंगे फिलामेंट। फिलामेंट, फिलामेंट। आगे क्या है? ये कैसा होता है? ये हमारा कुछ इस तरीके से, इसको बना के थोड़ा सा दिखा रहा। ये कुछ इस तरीके से पाइप नुमा संरचना होगी ऐसे, और इसके ऊपर क्या होगा? इस तरीके से बना हुआ एक पार्ट होगा। तो आपको ये चीजें यहाँ पे समझ में आ गई क्या क्या है ये है आपका फिलामेंट मतलब तंतु। ये क्या है आपका? परागकोश। परागकोश। अब एक चीज, इसके अंदर दाने दाने जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, मतलब क्या होता है? उसको हम लोग बोलते हैं पॉलन ग्रेन, या फिर कहते हैं पराग कण। पराग कण इंग्लिश में कहते हैं पॉलन ग्रेन। वो कहाँ पे? ये क्या है? ये मेल का, जो मैं बता रहा था कि मेल का रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब इसी से क्या होगा? जनन होगा। मेल रिप्रोडक्टिव सेल होता क्या आगे? तो ये हो गया आपका मेल का पार्ट। अब अगला है फीमेल वाला, मैं आपको पार्ट बता दे रहा, फिर कैसे ये निषेचन करते हैं उस चीज को हम यहाँ पे समझाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा आपका? कुछ इस तरीके से ये पतली सी संरचना जाएगी ऐसे, कुछ यहाँ पे आपका ऐसे बना होता है कुछ इस तरीके से। जहां पे जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र ये होता कैसा है? ये चिपचिपा सा होता है। ये जो बीच सी पतली सी पाइप है इसको हम लोग कहेंगे वर्तिका। और ये जो ये वाला पार्ट है इसको आप लोग कहोगे अंडाणु। ये वाला जो जो सर्कल सा पार्ट है इसको आप कहोगे अंडाणु। ओवरी जिसको कहोगे, और इसके अंदर छोटे छोटे ऐसे सेल पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मादा युग्मक। क्या मतलब कि जो है आपका क्या है? इसको कहेंगे ओव्यूल कहेंगे, जो कि मादा युग्मक जो अंड कोशिका होते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? ओव्यूल कह सकते हैं। ओव्यूल। इसके ये क्या है? ये है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल। होता क्या? अब कैसे होगा? आपको यहाँ पे नर के अंदर ये पराग कोश दिख रहे होंगे, और पराग कोश के अंदर क्या पाए जाते हैं? हमारे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। ये किसी तरीके से क्या करेंगे, वो कैसे होंगे वो अभी हम आपको बताएंगे। ये किसी तरीके से वर्तिका के पास चले जाते हैं, मतलब स्टिग्मा के पास चले जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर के जो पॉलन ग्रेन है, यहाँ वर्तिकाग्र कैसा होता है? चिपचिपा सा होता है, उसके अंदर ये चिपक जाते हैं। जैसे ये चिपकेंगे इस वर्तिका मतलब स्टाइल के
थ्रू क्या चले जाएंगे, इस ये जो आपको अंडाणु दिख रहा इसके पास चले जाएंगे, और अंडाणु के बाद ये आपका ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दिख रही है इसके पास चले जाते हैं, और इनके बीच एक दूसरे के साथ क्रिया होगी जिसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे, निषेचन, या फिर उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो आपको समझ में यहाँ पे आया होगा कि किस तरीके से कैसे क्या हो रहा होगा। नर के अंदर परागकोश तंतु, परागकोश के अंदर सर पॉलन ग्रेन, जब ये पॉलन ग्रेन क्या करता है, वर्तिकाग्र के पास जाएगा तो पाइप के थ्रू जो कि वर्तिका है अंडाणु में पहुंचेगा, और वहां पे ओव्यूल मतलब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल है उसके साथ क्रिया करेगा, और क्या करेगा, निषेचन की प्रोसेस करेगा, और इसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मतलब इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। तो यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने जो फीमेल के पार्ट थे मैंने सब कुछ यहाँ पे समझा दिया। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ये भी आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे है कि परागण क्या होता है। परागण जिसको पॉलिनेशन कहते हैं, या फिर हम लोग इसको निषेचन कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि होता क्या है। देखिए ध्यान से, जब ये आपस में क्या हो कि जो पॉलन ग्रेन था, जो परागकण था, वो कहाँ चला जाए, अंडाणु के अंदर चला जाए। तो क्या बोला, जब परागकण मतलब जब पॉलन ग्रेन क्या करे, पॉलन ग्रेन हमारा कहाँ पहुंच जाए, मतलब पुंकेसर एंथर, आपको पता है कि जो एंथर था पुंकेसर था, उसी के अंदर से क्या निकला था आपका निकला था आपका परागकण। तो यहाँ से क्या है, जब ये निकल करके स्टिग्मा से तक जाए, और इस प्रक्रिया को स्टिग्मा मतलब वर्तिकाग्र की मदद से होते हुए कहाँ जाएगा, वर्तिका, वर्तिका के बाद ये अंडाणु, अंडाणु के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल था वहां तक जाए और मिले, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, परागण कहेंगे। परागण मतलब पॉलिनेशन कहेंगे। और यही पौधे में क्या होती है, निषेचन होती है। आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा जो फिगर में मैंने पीछे बताया। क्या बोला, परागण को अंडक तक पहुंचाना ताकि निषेचन हो सके। कौन पहुंचाता है, वर्तिकाग्र के पास जाएगा पॉलन ग्रेन मतलब कि परागकण, उसके बाद वो वर्तिका के माध्यम से कहा जाएगा, अंडाणु के अंदर चला जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। अब परागण जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कौन कौन से, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा, इसके बाद सारी चीजें आपको लिखी लिखी मिल जाएंगी, आपको वो समझ में आ जाएगा। अब पहला मैं आपको बता रहा कि स्वपरागण क्या होता है। स्वपरागण मतलब इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। इसके अंदर क्या होगा, एक ही फूल के अंदर, एक ही फूल के अंदर क्या होंगे, आपको मेल पार्ट भी पाए जाएंगे, मतलब कि आपको एंथर और फिलामेंट पाए जाएंगे, और इसी के अंदर क्या पाए जाएंगे, फीमेल पार्ट भी पाए जाएंगे। फीमेल पार्ट में कौन कौन से, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाणु, और फिर आपका जो अंडक था मतलब स्टिग्मा, स्टाइल, इसके अलावा ओवरी और ओव्यूल क्या होंगे, किसी तरीके से स्वपरागण में जब हवाएं चलेंगी इनसे क्या होंगे, इनके अंदर जो एंथर पाया जाता है, जो आपका पुंकेसर पाया जाएगा, जो परागकण जो हम बताएं कि आपको पॉलन ग्रेन पाया जाएगा, वो क्या होगा, हवाएं जब चलेंगी तो वो गिर करके फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में चला जाएगा, जिससे निषेचन हो जाएगा। और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, मैंने आपको बताया यहाँ पे, जिसको पर परागण कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन में इसमें आपका दो अलग अलग फूल होंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे, जिसमें एक क्या होगा, मेल होगा और दूसरा आपका फीमेल होगा। जब मेल वाला मतलब मेल के ऊपर से पॉलन ग्रेन मतलब परागकण क्या होगा, कीट पतंगों के माध्यम से और भी हवाओं के माध्यम से और भी किसी जब अलग अलग माध्यमों के थ्रू क्या करेंगे, ये मेल के यहाँ से क्या आपका परागकण, परागकण जिसको पॉलन ग्रेन कहते हैं, मतलब पॉलन ग्रेन ही जा रहा फीमेल के अंदर, पॉलन ग्रेन क्या करे, फीमेल के यहाँ पे अंदर चला जाए किसी और के माध्यम से, तो उसी को क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में एक ही फूल होगा और क्रॉस पॉलिनेशन में आपका अलग अलग होगा। तो वही चीजें यहाँ पे अब आपको स्वपरागण और परपरागण के अंदर पढ़ने को मिलेगी। कैसे, आइए देखते हैं। स्वपरागण में क्या बोला, जब किसी एक ही फूल, इंपॉर्टेंट है कि स्वपरागण एक ही फूल के अंदर होता है, और बोला एक ही फूल के अलग अलग फूलों में पुंकेसर मतलब मेल का भी पार्ट पाया जाए और क्या पाया जाए, फीमेल का भी पार्ट पाया जाए। और क्या करे, पॉलन ग्रेन कहाँ पे, वर्तिकाग्र के पास जाए,
और वर्तिकाग्र से वर्तिका, वर्तिका के बाद ये कहाँ जाए, अंडाणु में, तो इनके बीच जो क्रिया होती है उसी को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। ये कितने प्रकार के सर? 2 प्रकार के। ये वैसे ही है क्या, ऑटोगेमी, मतलब एक ही फूल में जब एक ही फूल के परागकण उसी के फूल के वर्तिकाग्र के पास जाए, जैसे मटर, गेहूं, ये जब एक ही पौधे के एक फूल के परागकण उसी फूल के दूसरे फूल, मतलब कि पेड़ एक ही है, उसके अंदर 2 अलग अलग फूल हैं, मतलब पेड़ एक ही है, उसके अंदर 2 अलग अलग फूल हैं, तो पहले वाले का दूसरे में चला जाए तो उसको हम लोग यहाँ पे समान पौधों के लिए अलग फूल में इस चीज को जानते हैं। आगे क्या है, आगे आपका बोला कि स्वपरागण की क्रिया क्या होगी। सबसे पहले फूल में पुंकेसर और अंडक दोनों मौजूद होंगे। सर एक ही फूल के अंदर होंगे। दूसरा, जब परागकोश परागकण को छोड़ता है, मतलब एंथर से जब पॉलन ग्रेन निकलेगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, वर्तिकाग्र के पास पहुंचेगा। फिगर में मैंने आपको समझा, यह हवा, गुरुत्वाकर्षण, फूल की हलचल से हो सकता है, कभी कभी कीट की गलती से भी ये चले जाते हैं। परागकण वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर वर्तिका से होते हुए अंडाशय में चले जाएं, वहां पे क्या होगा, निषेचन की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन या फिर कह सकते हैं पॉलिनेशन होगा, उसी को हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। आगे क्या है आपका, स्वपरागण के लिए क्या क्या होना चाहिए। फूल में पुंकेसर, मतलब मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए। और आगे बोला पुंकेसर और अंडक का समय एक जैसा होना चाहिए, मतलब दोनों मेच्योर हो गए होंगे। आगे क्या बोला, वर्तिकाग्र और परागकोश की स्थिति पास पास होनी चाहिए, ताकि वो जब गिरेंगे तो उनके अंदर आसानी से चले जाएं। कौन कौन से इसके अंदर माध्यम हो सकते हैं, हवा के माध्यम से जा सकता है, गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से, खुद भी जा सकते हैं, या फिर कीटों के माध्यम से। तो यही सारी चीजें आपको स्वपरागण के अंदर देखने को मिलेगी। आगे पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोला, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक पौधे के फूल के परागकण, मतलब मैंने अभी बताया क्या होंगे, आपका मेल, मतलब एक कोई फूल होगा जिसके अंदर से मेल होगा, उसके अंदर आपका एंथर के अंदर से क्या निकल जाएगा, आपका एंथर के अंदर से आपका पोलन ग्रेन दूसरे फूल के, यहाँ पे याद रखिए, दूसरे पौधे के फूल के वर्तिकाग्र के पास पहुंचे, तो क्या होता है, जो कि सेम स्पीसीज के होने चाहिए, और मतलब कि जैसे गुड़हल है तो गुड़हल के साथ ही होना चाहिए। एक पौधे का नर जनन वो क्या करेगा, परागकण बनाता है, और परागकण किसी दूसरे फूल के मादा जनन के पास पहुंच जाए और जाकर के गिर जाए, उनके बीच जो क्रियाएं होती हैं, संयोजन होता है, जो बोल रहा कि वहां पे अनुवांशिक संयोजन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये क्या, और इसकी क्रिया क्या है, पौधे में परागकण स्वयं नहीं होते, क्योंकि परागकण को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाने के लिए कुछ एजेंट की जरूरत होती है, कुछ माध्यम की जरूरत होते हैं। वो क्या हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। वही चीजें आपको यहाँ पे लिखी है, कीटों के द्वारा हो सकता है। अगला क्या है, ये वायु के द्वारा हो सकता है, कीटों के द्वारा गुलाब में, सूरजमुखी, इन सारी चीजों में। ये चीजें आपको पढ़ लेनी है। आगे क्या है, जल के द्वारा भी हो सकते हैं। बोला कुछ जलीय पौधों में परागकण पानी के माध्यम से एक दूसरे के पास जाते हैं। जब फूल का परागकण पानी में गिरता है तो ये बहते हुए मादा के रिप्रोडक्टिव पार्ट के यहाँ पे चले जाते हैं, जिससे प्रोसेस हो जाती है रिप्रोडक्शन की। जैसे कि ये आपका हाइड्रिला में हुआ, जो स्टेरा में, इन सब में पक्षियों के माध्यम से भी जा सकते हैं, क्योंकि वो जब उनके ऊपर बैठेंगे तो वो अपने साथ पॉलन ग्रेन को ले जाके दूसरे फीमेल पार्ट पे छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। वही चीजें आपको यहाँ पे चमगादड़, ये सारी चीजें आपको भी लिखने को देखने को मिलेगी, जिसको आप पढ़ लीजिएगा कि ये क्या है। आगे है आपका, यहाँ पे और भी चीजें कुछ लिखी गई हैं। प्रक्रिया कैसे होती है, परागकण वर्तिकाग्र पर गिरकर अंकुरित होते हैं। इसके बाद इसमें पतली नली, जो मैंने बताया कि होता है, पतली नली वर्तिकाग्र के बाद वर्तिका जो होता है उसके माध्यम से नीचे जाता है, वहां पे ये अंडाशय के पास पहुंचता है। उसके बाद क्या होता है, जो मेल पार्ट होगा, मतलब पॉलन ग्रेन, वो फीमेल के पार्ट के पास जाएगा और ये मिल जाएगा, तो इससे क्या होगा, निषेचन होगा, पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। निषेचन के बाद क्या होता है, जो अंडाणु होता है वो बीज के फॉर्म में टूट जाएगा, जो अंडाशय होगा वो फल के फॉर्म में, और क्या होगा, निषेचन के बाद अंकुरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ये चीजें आपको नीचे दिख रही होंगी, समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। बस अब यहाँ आज के लिए इतना ही, और कल हम मिलेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में, जहां पे मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और इसके बाद क्या होगा, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा।
तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।